यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार 19 जनवरी को सिर्फ 3.5 घंटे के दौरे पर पीएम मोदी से मुलाकात करने भारत आए। इसके बाद से सवाल उठने लगा कि मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या होने वाला है कि यूएई के राष्ट्राध्यक्ष को तत्काल पीएम मोदी से मुलाकात करनी पड़ी। क्या इजराइल, ईरान और गजा के अलावा मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई दोनों मुस्लिम देशों के बीच एक और जंग छिड़ने वाली है? क्योंकि यमन को लेकर इन दोनों मुस्लिम देशों ने तलवार खींच ली है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान अपना परमाणु बम लेकर खड़ा है, क्योंकि दोनों के बीच हाल ही में समझौता हुआ था और इस समझौते में तीसरा देश भी शामिल हो गया है, उसका नाम है तुर्की। ये मिडिल ईस्ट में ट्रायंगल की तरह यूएई के खिलाफ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में यूएई भारत की तरफ देख रहा है, इजराइल से भी संबंध सुधारने की पहल कर रहा है। यूएई पहला इस्लामिक देश है जिसने इजराइल को मान्यता दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में इजराइल, भारत, साइप्रस और ग्रीस वाले गुट में यूएई भी शामिल हो सकता है। भारत में पश्चिमी एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए नया गठजोड़ कर रहा है। ये गठजोड़ भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच हालिया घटनाओं पर भी चर्चा हुई होगी, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस और ईरान को लेकर ट्रंप का आक्रामक रुख होगा। साथ ही यूएई और भारत के बीच कुछ मुद्दों पर डील भी हुई है। यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ये यात्रा भले ही छोटी थी लेकिन अहम थी। उन्होंने कहा कि अल नहयान का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया, जो दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी और निकट संबंधों को दर्शाने वाला एक खास संकेत था। इसके बाद दोनों नेता साथ साथ हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां कुछ विस्तृत और सीमित दोनों तरह की चर्चाएं हुई। दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने भी आपस में बातचीत की। मिस्री ने यह भी बताया कि डिफेंस के अलावा स्पेस सेक्टर में भी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उसके व्यवसायीकरण को लेकर भी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। इसके तहत प्रक्षेपण के लिए नए कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट बनाने वाली इकाइयों, संयुक्त मिशन, स्पेस एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा गुजरात के धोलेरा में यूएई की भागीदारी से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने को लेकर भी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। विक्रम मिस्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यूएई सालाना भारत को 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। उन्होंने बताया कि यूएई अब भारत को एलएनजी सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसके अलावा भारत के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के बीच सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने पर सहमति बनी है। विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यमन में तनाव, गजा पीस बोर्ड, ईरान के हालात और टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बैठक मुख्य तौर पर द्विपक्षीय मुद्दे पर ही केंद्रित रही। अल नहयान के दौरे के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये भी बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच साल 2032 तक द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाकर $200 अरब तक ले जाने पर भी सहमति बनी है। साथ में अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया बनाने पर भी बातचीत हुई है, जो एक सांस्कृतिक जगह होगी और यहाँ भारतीय कला, धरोहर और पुरातत्व विशेष का म्यूजियम होगा। हालांकि जानकार इस दौरे को मध्य पूर्व में उथल पुथल भरे हालात से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर सऊदी और यूएई आमने सामने क्यों हैं? इस सवाल के जवाब के लिए साल 2014 से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि यमन की मौजूदा हालात 2014 में शुरू हुए गृह युद्ध का ही नतीजा है। साल 2014 में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी ने जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद से सैन्य मदद की अपील की, जिसके बाद सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर यमन में सैन्य कार्रवाइयाँ की, लेकिन कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। लड़ाई के दौरान ही यूएई ने महसूस किया कि हुतियों को पूरी तरह से हराना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली और दक्षिण यमन के स्थानीय लड़ाकों और पुराने अलगाववादी नेटवर्क को संगठित करना शुरू किया, जिससे 2017 में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी का जन्म हुआ। इस संगठन की मांग थी कि दक्षिण यमन को एक अलग देश बनाया जाए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूएई ने एसटीसी को हथियार, प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन दिया, क्योंकि इससे उसे दक्षिण यमन के बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और तेल गैस क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला। वहीं सऊदी अरब का मकसद यमन को एकजुट रखना है, ताकि उसकी सीमा पर एक कमजोर लेकिन मित्र सरकार बनी रहे। हालांकि जीसीसी के इन दोनों ही सदस्य देशों के बीच का मतभेद केवल यमन तक सीमित नहीं है, कई दूसरे मसले भी हैं जहां दोनों देशों में टकराव नजर आ रहा है।
जैसे ओपेक में तेल उत्पादन और निर्यात से जुड़े फैसलों को लेकर दोनों देश कई बार टकरा चुके हैं। सऊदी अरब आमतौर पर तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने और कीमतों को संतुलित रखने पर जोर देता रहा है, जबकि यूएई अधिक उत्पादन क्षमता के आधार पर अपने हिस्से में बढ़ोतरी की मांग करता रहा है। इसके अलावा सूडान, यमन और अन्य क्षेत्रीय विवादों में भी दोनों देशों की प्राथमिकताएं और रुख अलग अलग हैं। अफ्रीका में दोनों देश क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की होड़ में हैं, खासकर लाल सागर के किनारे बसे देशों और अहम समुद्री रास्तों को लेकर। ऐसे समय में जब सऊदी अरब खुद को क्षेत्रीय कूटनीति का केंद्र और वैश्विक निवेश का हब बनाने पर ध्यान दे रहा है, वहीं यूएई ने अपने सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर अफ्रीका और लाल सागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है और इस रणनीति में वो भारत का साथ चाहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें।